नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ संतोष पाठक जी हैं। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हम आपके सामने। भारत के आसमान को ये किसकी नजर लग गई। सपना तो हमें ये दिखाया गया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है, और हालत ये हो गई है कि ब्रांडेड जूते पहनने वाला भी जो पहले हवाई जहाज में सफर करता था, उससे भी सब कुछ छीन लिया गया है। अब वो जमीन पर आ गया है, और जमीन पर जो हवाई चप्पल वाले चलते थे ना, वो हवाई जहाज तो छोड़िए, अब उनसे ट्रेन तक छीन लिया गया है। तो ना आप हवा में चल सकते हैं, ना आप रेल की पटरियों पर दौड़ सकते हैं, और सड़क पर तो जो बसों से यात्रा करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले, वो जानते हैं कि बस किस तरह से आग का गोला बनी हुई है। लगभग हर महीने इस तरह की खबरें आ जाती हैं। तो जाए कहाँ। तो इसकी खबर एक एक तथ्य के साथ, और शुरुआत शिवजी करेंगे आज एक अनोखे और शानदार अंदाज में, ताकि खबरों की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर से हम सही साबित हो जाए। और फिर हम आपको बताएंगे इसके पीछे की असली कहानी, इस संकट के पीछे की असली कहानी। जी शिव। बड़ी विडंबना है। चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का सपना दिखाया गया, जैसे बिहार में 10,000 वाले को घर मकान के लिए 1,90,000 रुपया का सपना दिखाया गया। वो वीडियोस अब मीडिया में आ चुके हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि नीतीशवा को वोट देकर हमने बड़ा दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म बता रहे हैं, क्योंकि मकान तोड़ने के नोटिस जारी हो गए। इधर जो हवा में उड़ते थे वो जमीन पर आ गए। कल एक बारात जानी थी रायपुर के हवाई अड्डे पर, बड़ी भीड़ थी। पता ही नहीं था कि बारात जाएगी, कि शादी हुई कि नहीं हुई, इसकी भी अभी कंफर्मेशन नहीं। वहीं आज कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो शर्मनाक भी हैं, जब एक बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड चीख चीख कर मांग रहा है और वहां कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक दौर इस देश के लिए और मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इन सभी बातों पर आगे बढ़े, मैं कहूंगा कि स्क्रीन पर एक खबर लगाई जाए, क्या है सच्चाई। आपके समक्ष ये दैनिक भास्कर अखबार, परिचय का कोई मोहताज नहीं। देश भर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान, झगड़े, मारपीट के हालात, एयरपोर्ट पर सीढ़ियों कुर्सियों पर रात गुजारी, हजारों सूटकेस पड़े देखे गए। चलिए एक और खबर पहले फिर आपको दिखाएं, दूसरी खबर, क्योंकि बहुत जरूरी है खबरों की तह तक जाना। ये एक और खबर आपके सामने, हवाई यात्रा पर आफत। दिल्ली के बाद चेन्नई एयरपोर्ट से भी इंडिगो की सभी फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार चौथे दिन बाधित हो रही हैं। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नवभारत टाइम्स लिख रहा है, दिल्ली से मुंबई और चेन्नई तक इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का हंगामा। मुंबई से 104, गोवा से 30 फ्लाइट कैंसिल। गिनते चलिए, देखते चलिए। इंडिगो संकट में अटके यात्रियों पर दोहरी मार। दिल्ली टू लखनऊ किराया 28,000 पार। ये शिव जी दिल्ली एनडीटीवी की खबर है। दिल्ली टू लखनऊ किराया 28,000 पार, ये एनडीटीवी की खबर है। और आगे हम बताएंगे दर्शकों को कि इस खबर के मतलब और मायने क्या है। आप जारी रखिए अपने। दिल्ली एयरपोर्ट से आज रात 12 बजे तक इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल। 4 दिनों में 1,000, कितनी, 1,000 फ्लाइट्स कैंसिल। खबर हटा देते हैं, संतोष जी के साथ मुद्दे पर वापस आते हैं। आखिर हमारी हवाई यात्रा को किसकी नजर लगी? और नजर तब लगी है जब देश में सबसे पावरफुल राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत की सरजमी पर है। और आज उन्होंने क्या किया? वो वीर सावरकर की
समाधि स्थल पर नहीं गए। मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखें, मेरी बात का आप विरोध करते रहें। मैं ये बड़े हक से कहता हूं कि गांधी ही सर्वोच्च नेता थे, हैं और इस फिजा में रहेंगे। वो आज गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने राजघाट गए और आज फिर एक बार इस देश ने दूसरे देश के आए हुए राष्ट्राध्यक्ष जो सबसे पावरफुल माने जाते हैं, उन्होंने साबित किया गांधी ही भारत की आत्मा है, गांधी की आत्मा में भारत बसता है। इस बड़ी खबर से सबको चौंकना चाहिए और हम यहां भारत को क्या परोसते हैं वो परोसते रहें, उससे आप और हम पर कोई असर नहीं पड़ना है। लेकिन एक वर्ग है, एक नए युवाओं का वर्ग है जो भ्रमित हुआ जा रहा है। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। संतोष जी, इतनी बड़ी खबर आज भी 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 फ्लाइट कैंसिल होने की खबर है। मारामारी मची है। हवाई चप्पल वाला तो छोड़ दो, जो बढ़िया जूते पहन के जा रहा है वो भी नहीं चढ़ पा रहा है। हवाई चप्पल वाला तो इस भीड़ में कहां घुस पाएगा। भैया 28,000 रुपया लखनऊ देने के लिए किसके होंगे? जब 28,000 एक तरफ का देगा तो 14,000 में कैब नहीं कर लेगा, कैब से चला जाएगा, उससे लौट भी आएगा। कोई जरूरी है भैया? 12 रुपया किलोमीटर पे मिल जाता है, 1100 किलोमीटर है दोनों तरफ से, दिल्ली से लखनऊ, तब भी रुपया 15,000 में भी बच जाएंगे। तो क्या होगा अब इस देश का? किसको लग गई आसमान की उड़ान को नजर? देखिए शिव जी, इसको 3-4 चीजों से समझना पड़ेगा। ये पूरे एविएशन सेक्टर को हमें समझना पड़ेगा, फिर सरकार की रणनीति को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं देश के वासियों से सिर्फ 2-3 चीजें कहता हूं। 400 उड़ानें रद्द, पिछले 4 दिनों में 1000 से ज्यादा, मैं ये 1000 तक इसको सीमित नहीं रखते हैं, 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई है। लेकिन ये 1000 उड़ानें सिर्फ आंकड़ा नहीं है, सिर्फ नंबर भर नहीं है। उन 1000 उड़ानों में लाखों सपने रद्द हो गए हैं, एक तरह से टूट गए हैं। बारात का जिक्र आपने कर दिया, कई दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में नहीं पहुंच पाए, अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाए, बारात तो छोड़िए। एक परिवार का ऐसा भी किस्सा आ गया कि जो उनको अपने परिवार के अपने पिता की अस्थियां लेकर जाना था, वो नहीं जा पाए। नौकरी का इंटरव्यू, ये शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और जो भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानते हैं, इस बार मानेंगे कि शादी ब्याह के सीजन के जो लगन होते हैं ना शिव जी, वो बहुत कम लगन है इस बार। मतलब बहुत ज्यादा लगन नहीं है, बहुत कम लगन है। तो अगर आप मान लीजिए कि इस साल नहीं हो पाया, कैंसिल हो गई, तो फिर अगले साल ही होना है। तैयारियां सारी की सारी धरी रह गई। आपको पता है कि अगर आप एक बैंक्वेट हॉल बुक करेंगे या एक कोई फार्म हाउस बुक करेंगे या कोई सा भी आप बुक करेंगे, वो लाखों रुपए में होता है, हजारों रुपए में तो आप भूल जाइए अब कोई होता है। वो सब रद्द हो गया। तो ये न 1000 से ज्यादा उड़ानों के रद्द होने ने इस देश के लाखों लोगों के सपने को तोड़ दिया है। और अब इस देश के लोगों से एक सवाल, खास तौर से भक्तों से सवाल, अगर अमेरिका में हजारों फ्लाइटें रद्द होती और वहां की एयरलाइंस वहां के नागरिकों को पूर्व सूचना नहीं देती और लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते, सीढ़ियों पे बैठते, कुर्सियों पर लेटते हुए नजर आते, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल होता, इस तरह से हंगामेदार माहौल होता, मारपीट तक की नौबत आ जाती, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे होते अभी शिव जी? यही हालत अगर ब्रिटेन में होती तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कर रहे होते? यही हालत अगर जापान में होती तो जापान के प्रधानमंत्री और जापान की सरकार क्या कर रही होती? और फिर उनसे कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं कि यही हालत भारत में है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। मुझे ये ना बताया जाए कि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू साहब बैठक कर रहे हैं। अरे मीटिंग मीटिंग कब तक खेलेंगे आप? ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। आज तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं होती हैं, आप द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से आप क्या कर रहे हैं? पुतिन तो कल शाम को आए ना भारत में। उससे पहले आप प्रधानमंत्री कार्यालय में जो गंदगी भर गई थी, उस गंदगी को साफ करने के मिशन में लगे हुए थे कि कहीं छींटे मेरे ऊपर ना आ जाए। लेकिन छींटे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे छींटे। और अब एक बात और, जो आपने किराए की बात कही 28,000 के किराए की, वो एनडीटीवी की खबर है। एनडीटीवी जानते हैं हम और आप किसका है आजकल? मैं समझता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का है।
अब वो सिर्फ 28,000 वाली खबर नहीं है। जब मैं सर्च कर रहा था तो आगे पता लगा कि इंडिगो संकट से, एनडीटीवी की खबर बता रहा हूं, इंडिगो संकट से आसमान छू रहा हवाई किराया, दिल्ली से चेन्नई का किराया 81,000, लंदन से 3 गुना ज्यादा। दिल्ली से चेन्नई का किराया, मैं फिर दोहरा देता हूं, दिल्ली से चेन्नई का किराया 81,000 रुपए है। और ये एनडीटीवी बता रहा है, अडानी साहब का मीडिया ये बता रहा है कि लंदन जाने में जितना किराया लगेगा उससे 3 गुना ज्यादा किराया अब आपको चेन्नई जाने में देना पड़ रहा है, वो भी इंडिगो संकट की वजह से। और दिल्ली से चेन्नई नहीं, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से कोलकाता जैसे हवाई रूट पर भी किराया 50 से 60,000 रुपए तक दिखा रहा है। और कहां कितना हवाई किराया, ये बड़ा दिलचस्प है शिव जी। एनडीटीवी ने बाकायदा वो बना रखा है, ग्राफिक्स टाइप का बना के डाल रखा है। मैं दर्शकों को बता देता हूं, दिल्ली गोवा 63,000, दिल्ली पटना 40,000, दिल्ली कोलकाता 70,000, दिल्ली बेंगलुरु 36,000, दिल्ली से रांची 59,000, दिल्ली से पुणे 53,000, दिल्ली से बेंगलुरु 43,000, मुंबई से जम्मू 63,000। ये 6 दिसंबर का संभावित किराया एनडीटीवी के पत्रकारों ने बड़ी मेहनत करके अलग अलग साइट से सर्च करके उन्होंने निकाला है, अडानी मीडिया ने निकाला है। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। क्या गौतम अडानी प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? ये दोस्ती टूट गई है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली दोस्ती में कोई दरार पड़ गई है, या जानबूझकर ऊपर से कहा गया है कि इस खबरों को हाईलाइट करो? क्यों हाईलाइट करो? ताकि देश के लोगों को यह पता लगे कि एयरलाइंस सेक्टर संकट में, और संकट में है तो तारनहार कौन बनेगा शिव जी? ये मैं बड़ी दूर की बात बता रहा हूं, लेकिन दर्शकों से कहूंगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी थी, वो अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक जांच एजेंसी उनके दरवाजे पर पहुंच गई, हर तरीके से उनको परेशान किया गया। फिर मजबूरी में उनको, जो मुंबई एयरपोर्ट का रख रखाव करने वाली कंपनी थी, उनको अपना सारा बेचकर, अडानी साहब को बेचकर निकल जाना पड़ा। इस देश के एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, इस देश के पावर सेक्टर की बात कर लीजिए, इस देश के सीमेंट सेक्टर की बात कर लीजिए। जहां अडानी ग्रुप को कोई अनुभव नहीं है, वहां भी अडानी ग्रुप को तवज्जो दी जा रही है। तो क्या ये संकट जानबूझकर इसलिए पैदा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त के हवाले एक और सेक्टर जाते जाते कर जाए? क्योंकि एनडीटीवी का इस एंगल से खबर करने के दो ही कारण है, या तो अडानी नाराज है सरकार से, या अडानी जानबूझकर इस खबर को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास है। और जिस मामले में अमेरिका में उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा मामला है। आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, उससे जुड़ा हुआ मामला है। और चंद्रबाबू नायडू इस पर हमेशा से, वो अभी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वो एक्शन लेना तो चाहते हैं। अभी हमारे दर्शक कमेंट करके बता दे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे। अब आते हैं हम एविएशन सेक्टर की बदहाली पर। अगर मोदी सरकार की नाकामयाबी के अगर 4-5 आपको मजबूत सबूत देखने हैं ना, विदेश नीति, सुरक्षा नीति तो ठीक है, लेकिन उसका सबसे मजबूत सबूत जो है वो एयरलाइन सेक्टर है। आपने सपना क्या दिखाया? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। आपने, मैंने कल भी अपनी स्टोरी में कहा था कि जहां कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है वहां भी कंस्ट्रक्शन क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कमीशन ज्यादा होता है। अभी भास्कर की खबर आई थी कुछ दिन पहले, 7 या 8 एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने बताया था कि वो एयरपोर्ट बड़े धूम धड़ाके के साथ शुरू तो किए गए, लेकिन वो एयरपोर्ट बंद पड़े। जब भी एयरपोर्ट बनाया जाता है, जब भी नई हवाई रूट शुरू किए जाते हैं, तो प्रॉपर उसका जो एक सर्वे होता है कि इस पर कितने पैसेंजर मिलेंगे, ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये तमाम चीजें सर्वे होती हैं। अब हालत ये हो गई है कि मैं लद्दाख गया था अभी पिछले साल से। लद्दाख में मुझे वहां के लोगों ने बताया कि भाई साहब, हवाई टूरिस्ट ज्यादा आते थे, जो ठंड का मौसम होता है ना, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हवाई टूरिस्ट ज्यादा आते हैं क्योंकि सस्ती एयरलाइन चला करती थी, 2200-2300 रुपए में दिल्ली से लद्दाख चले जाते थे। वो एयरलाइंस बंद हो गई। अब आपको दिल्ली से लद्दाख जाना है तो 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 तक देने पड़ते हैं। और जब वहां से वापस आना हो, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि कुछ हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है बस की, उनकी सेवा तो है दिल्ली से लेके, जम्मू कश्मीर जो बस सर्विस है उसकी सेवा भी लेह से आपका केलोंग तक है, लेकिन उसकी लेह से दिल्ली तक नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, तो सस्ती एयरलाइंस बंद होती चली गई। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो इस देश में सिर्फ सिर्फ सिर्फ, मैं फिर से बताता हूं कि दो ही एयरलाइंस है शिव जी, जिनके पास इस देश के एयर ट्रैफिक का या इस देश के
एयर ट्रैफिक के वॉल्यूम का या इस देश की हवाई यातायात के 91%, 91% मार्केट पर उनका कब्जा है। 91% मार्केट पे। और कौन कौन से हैं उसमें सबसे बड़ा तो यही है जिसका क्राइसिस आजकल चल रहा है, जो सबसे बड़ा है इंडिगो। इस देश में जितने हवाई ट्रैफिक है ना, जितने हवाई यात्री हैं, 64% बाजार पर इंडिगो का कब्जा है और इंडिगो संकट में। हजारों फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। क्यों रद्द हो रही है? क्योंकि भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के तहत आने वाले डीजीसीए ने अपने रूल में बदलाव कर दिया, अपने रूल में परिवर्तन कर दिया। रूल में बदलाव किया तो उसको लागू करने से पहले पूरी तैयारी क्यों नहीं सुनिश्चित की गई, या जानबूझकर इस संकट को खड़ा होने दिया गया ताकि लोगों को लगे कि नहीं, इस सेक्टर में अब नए प्लेयर की जरूरत है, बड़े प्लेयर की जरूरत है। और दर्शक समझ रहे होंगे कि नया प्लेयर और बड़ा प्लेयर कौन। तो 64% की जो हिस्सेदारी है वो इंडिगो की है, और इसके बाद जो बड़ी हिस्सेदारी है वो एयर इंडिया ग्रुप की है, जो पहले सरकारी हुआ करता था 26%, आजकल वो टाटा के पास है। टाटा को भी कई तरह से परेशान करने की कई सारी खबरें निकल कर आ रही है, और ये बाकी 9% में इस देश के सारे एयरलाइंस सिमट जाते हैं, या यूं कह दो कि निपट जाते हैं। तो जब इतना बड़ा 64% हिस्सेदारी है, सरकार को इस बात का अच्छी तरह से पता था कि ये संकट खड़ा हो सकता है अगर वो नियम इस तरह से ले आएंगे, तो इन नियमों को लागू करने से पहले तैयारी क्यों नहीं की गई? जब संकट बढ़ा देश के तमाम एयरपोर्ट पर, और कोई एक दो जगह की नहीं है, यात्री रो रहे हैं, यात्री बिलख रहे हैं, यात्री बहस कर रहे हैं जो इंडिगो के स्टाफ है। चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट रद्द हुई है, और इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले सभी घरेलू फ्लाइट्स को आज रात के 12 बजे तक रद्द कर दिया है। मुंबई में कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, रायपुर में हालत खराब है, पुणे में हालत खराब है, हैदराबाद से 32 उड़ानें रद्द हुई हैं, बेंगलुरु में हालत खराब है। और बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, ये तमाम लोग एयरपोर्ट्स पे रात गुजार रहे हैं। वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते, लोग सोशल मीडिया पर जाए तो अंबार लगा हुआ है, सूटकेस, सोने की जगह तो छोड़िए, बैठने तक की जगह इस देश के एयरपोर्ट्स पर नहीं बची है। और जो कुर्सियां यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों के आराम करने के लिए लगाई गई थी, उन कुर्सियों पर सोकर उनको रात बितानी पड़ रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि उसके नियम हैं। इंडिगो को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, इंडिगो ने इन्फॉर्म नहीं किया तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है और यात्री परेशान है, और मोदी सरकार पीएमओ की गंदगी साफ करने में लगे हुए हैं। अब गंदगी किसकी साफ हो रही है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस देश की जनता लगातार बीजेपी को जिताए, अच्छा माहौल बनाए, लखनऊ से दिल्ली तक का 28,000 रुपया किराया दे, मुंबई के 40,000 दे। बधाई है सबको, शुभकामनाएं मेरी। मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूं? मेरे हाथ में ना तो सरकार है, मेरे हाथ में ना किराया रोक पाना है। मैं तो यही कहूंगा जो कहता आया हूं कि जब तक आप अपने नाक कान आंख खोल कर अपना भला बुरा नहीं सोचेंगे, तब तक कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। ये संसार बड़ा निर्दयी है। आपको पता है कि अगर किसी के बेटे की मौत हो जाती है तो जो मिलने आते हैं वो क्या कहते हैं? भाई थोड़ा जल्दी कर लो, रात भर हो गया सबको रोते चीखते। जिसका जवान बेटा मरा है वो चाहता है, उसकी माँ चाहती है, उसकी बहन चाहती है, उसका भाई चाहता है मैं एक अंतिम दर्शन कर लूं। और मिलने वाले आके कहते हैं कि अब चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। तो जब जिस व्यक्ति ने सब कुछ अपना घर में लगा दिया, उस व्यक्ति के लिए जल्दी है इस संसार की, तो मानवीय संवेदनाएं बची कहां? मैं मानता हूं अंतिम संस्कार बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं अंतिम संस्कार ही सच है, लेकिन इसके बाद भी फिर जब आदमी पहुंचता है अंतिम संस्कार स्थल पर तो सारा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। लगता है यही सच्चाई है, लगता है अब यही सब कुछ हमारे साथ भी होना है, आने वाले वक्त में होना है, पता नहीं कब होना है। लेकिन जैसे ही वो कपाल क्रिया होती है और हम अंतिम अपनी आहुति देते हैं, उसके बाद दिमाग फिर जाता है। फिर हम कहते हैं यार 4 घंटे हो गए बैठे हुए, यहाँ हमारी दुकान बंद है, हमारा मकान बंद है, हम नौकरी से चले आए, आज की छुट्टी मारी गई। क्योंकि जैसे ही हम शमशान स्थल से घूमते हैं, वैसे ही हमारा पूर्वार्ध वहीं रह जाता है, हमारे दिमाग की सोच वहीं रह जाती है, और फिर एक नया व्यक्ति वापस आता है उसी लिबास में, उसी वस्त्र में। ये हम कहां सोच पा रहे हैं? 11 साल में हमने क्या क्या झेला है। हमने नोटबंदी की लाइन झेली, कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा,
भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार कई गुना मल्टीपल हो गया। हमने क्या क्या नहीं झेला, बताया गया। कौन सी ट्रेन थी, हमें तो अब नाम भी भूल जाते हैं, कौन सी ट्रेन चलेगी, नाम ही नहीं याद आ रहा बुलेट हमें तो। बुलेट ट्रेन। हाँ, वो बुलेट ट्रेन अब आ गया याद, आपने बड़ा धन्यवाद आपका, आपने याद दिलवाई। वो बुलेट ट्रेन, बुलेट मैं ट्रेन उस तो नहीं चली, मैं मैं लेकिन उस बुलेट प्रोजेक्ट को इतना चला, उस बुलेट इतना चला कि मेरे देश ने 50 सैनिक पुलवामा में खोए। मेरे देश ने अभी पहलगांव में 26 भारतीय खोए। मेरे देश ने अभी लाल किला पे 15 भारतीय खोए। और कहा जाता है कि जो यूपीए सरकार में हुआ वो एनडीए सरकार में नहीं हुआ। और मैं तो मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इतनी बढ़िया और बड़ी खबरें छुपाकर इस देश को एक नई राह तो दे रहे हो। ये पता तो लगा कि खबरें छुपती कैसे हैं, छपती कैसे हैं, दिखती कैसे हैं, सामने आती कैसे है। वहां मीडिया ये कह रहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। तो क्या 1,500 मरते, क्या 15,000 मरते, नहीं कि नहीं 1,50,000 नहीं नहीं मरते? नहीं, शिव जी, इसके शब्द गौर कीजिएगा। शुक्र है, शुक्र है कि मोदी सरकार की सतर्कता की वजह से सिर्फ छोटा बम विस्फोट हुआ। मोदी सरकार वो सतर्कता छोटा बम सिर्फ और विस्फोट छोटा। उन्हें वो छोटा बम विस्फोट उन्हें चाहिए जिन्हें जरूरत है। हमें एक भी विस्फोट नहीं चाहिए। मेरे लिए तो इस देश के एक नागरिक को जो खरोच आती है उससे भी मेरा दिल दहल जाता है। वो उन्हें मुबारक हो, उसकी उन्हें बधाई हो। लेकिन मुझे तो एक व्यक्ति की खरोच भी कचोटती है। वो इस देश का नागरिक है, इस देश का टैक्स पेयर है, इस देश का वोटर है, सरकार चुनता है, सड़क पर जाता है। कौन उसका जिक्र करता है, कौन उसकी फिक्र करता है, ये कब देखा जाएगा? आज जो व्यक्ति, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें चीख चीख कर कह रहे हैं कब जाएगी उड़ान, कब उड़ेगा हेलीकॉप्टर मेरा, कब हवाई जहाज मेरा उड़ेगा, कैसे मैं और गंतव्य पहुंचूंगा। ये शिव जी सिर्फ हेलीकॉप्टर का मसला भर नहीं है। इस देश में मैं सिविल एविएशन सेक्टर की बात करता हूं। एक डीजीसीए नाम की संस्था हुआ करती थी और होती है। वो डीजीसीए एक नियम बनाती है, किसके कहने पे बनाती है? बिना तैयारी के लागू कर देती है। किसका प्रेशर था लागू करवा देना? और अब मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं। अच्छा, एविएशन सेक्टर से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। इस देश में एक संस्था है, बहुत कम लोगों को पता होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। पता है वो संस्था किस लिए बनी हुई है? कि किसी एक सेक्टर में 3 कंपनियां हाथ मिलाकर पब्लिक को मनमाने तरीके से लूटे नहीं, किसी की मोनोपोली ना हो, किसी का एकाधिकार ना हो। लेकिन इन 11 सालों में उस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के नेतृत्व में इतना शानदार काम किया है कि असली नोबेल पुरस्कार तो उनको मिल जाना चाहिए। पता है कितना शानदार काम किया है? अब इस देश में मोबाइल कंपनियां कितनी बची हैं? बहुत सारी, जब नीलामी हुई थी कई सारी कंपनियां आई थी, 2G घोटाले का आरोप लगाया गया, बाद में कोई स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाया। आज हालत यह है कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ये तीनों कंपनियां मिलकर पब्लिक को लूट रही है। जब मर्जी बिल बढ़ा देती है। सर्विस एक ढेले की सर्विस नहीं है। 5G स्पीड के नाम पर आपको 1G की स्पीड भी नहीं दे रहे हैं। और उनसे पूछो तो 50 तरह के बहाने, 100 तरह के बहाने होते हैं। मैं तो सभी लोगों से कहूंगा टेस्ट करके देख ले कि 5G में कितनी स्पीड होनी चाहिए, और चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो जियो हो, आपको 5G में कितनी स्पीड दे रहे हैं। और उन्होंने अपना चार्ज भी बढ़ा दिया है। 30 दिन का महीना देने का आदेश उनको दिया गया था, आज भी वो 28 दिन का ही दे रहे हैं। यानी 12 महीने में मोबाइल कंपनियों के कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 13 महीने होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनियों की मोनोपोली हो गई है, कुछ कंपनियों का एकाधिकार हो गया है। पावर सेक्टर में भी कुछ ही कंपनियों का एकाधिकार होता हुआ जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको बिजली, अब तो शुरुआत भी हो गया, उत्तर प्रदेश में भी स्मार्ट मीटर लगने लग गए हैं, बिहार में भी स्मार्ट मीटर लगने लग गए हैं, देश के कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगने लग गए हैं। वो भी अपनी मर्जी से आपको लूटेंगे। सीमेंट सेक्टर में भी इसी तरह की हालत हो गई है। अभी जीएसटी में रिलीफ दिया था ना शिव जी, जीएसटी कम की थी ना, जिसको क्या कहा था उन्होंने, कौन सा उत्सव कहा था उन्होंने? उत्सव मनाओ। अच्छा, और उस खबर से आपको बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जीएसटी की छूट देने से पहले सीमेंट सेक्टर में भी छूट दी गई थी। ये खबर पहले ही लीक हो गई थी, क्योंकि उससे 7-8 दिन पहले सीमेंट कंपनियों ने ₹50, ₹60, ₹55 रेट बढ़ा दिए थे अपने कट्टों के। कट्टे मतलब वो वाले कट्टे नहीं जो प्रधानमंत्री बिहार में बोल रहे थे। कट्टे मतलब सीमेंट की जो बोरियां होती है, हम लोग अपनी देशी भाषा में उसको सीमेंट का कट्टा कहते हैं। और जीएसटी
कम हुआ तो उन्होंने उतना रेट कम कर दिया, उतने पे ही आ गए, जितना वो पहले से ले रहे थे उतना ही रेट उस पे आ गया। इन 11 वर्षों में कुछ ही कंपनियों का तमाम बड़े सेक्टरों पर एकाधिकार स्थापित होना, ये अपने आप में ये बता रहा है कि सरकार इन कंपनियों को, जनता को लूटने की खुली छूट दे रही है, तो इसके बदले में कुछ ना कुछ तो ले रही होगी ना। सरकार नहीं, सरकार में बैठे हुए मंत्री हो, नेता हो, अधिकारी हो, ये कुछ ना कुछ तो ले रहे होंगे। अच्छा, कुछ समय पहले एक बीजेपी के एक प्रवक्ता हुआ करते थे, वो शायद किसी एयरपोर्ट या एयरलाइन की मिनिस्ट्री की किसी कमेटी वमेटी में चले गए थे। उनके बयान आप टीवी पे बहुत ज्यादा चलते हुए देखते होंगे। आजकल वो गायब है क्योंकि उस कमेटी से उनका टर्म खत्म हो गया है। उनकी बाइटें बहुत ज्यादा चला करती थी, क्यों पता है आपको? उस समय एयर इंडिया सरकारी हुआ करती थी, एयर इंडिया के बोर्ड में हुआ करते थे। उस बड़ी मीडिया हाउस के जो मालिक है, मालिकान कह लेते हैं, मालिक मतलब पूरा मालिक की फैमिली, वो क्या करती थी, एयर इंडिया में इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक करवाती थी, अमेरिका जाने का, लंदन जाने का, और ये साहब उसको अपग्रेड कर देते थे बिना कोई पैसा लगाए, बिजनेस क्लास का, और खूब टीवी पर चमका करते थे। अब उनका टेन्योर खत्म हो गया, एयर इंडिया प्राइवेट हो गई, टाटा के हाथ में चली गई, तो वो साहब आजकल मीडिया पे दिखाई नहीं देते। ये भी एक गजब तरह के गिरोहबंदी का या माफिया बंदी का एक गजब तरह का किस्सा है। देश की जनता को समझना चाहिए कि सब मिलकर उनके साथ क्या खेला कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये समस्या और ज्यादा विकट और विकराल होती चली जाएगी। अब इसमें क्या हो, ये भी तो जानना चाहते हैं। देखिए, उदारीकरण जो नरसिम्हा राव लेकर आए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जिसको आगे बढ़ाया, उसका मूल मंत्र था कि एक सेक्टर में अनगिनत प्लेयर होने चाहिए। अगर एक सेक्टर में 12-13 कंपनियां होंगी तो फिर आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इसके साथ ये भी था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। अमेरिका में गूगल तक पर जुर्माना लग जाता है करोड़ों डॉलर का। शिव जी, गूगल से बड़ी कोई कंपनी हो सकती है? नहीं, अमेरिका ने वहां पर भी जुर्माना लगाया कि आप मोनोपोली कर रहे हैं। इस मोनोपोली को रोकना बहुत जरूरी है। एक ही कारोबारी, एक ही उद्योगपति या कुछ ही कारोबारी और कुछ ही उद्योगपतियों के लिए सरकार सब कुछ बिछा के रख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तब होगा जब किसी बड़े दिल वाले नेता की सरकार आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, किसी बड़े दिल वाले नेता की सरकार आएगी, और ऐसा तब होगा जब सीधे सीधे उंगली प्रधानमंत्री तक पद पर ना उठे। यानी प्रधानमंत्री आपको निष्पक्ष और स्वच्छ छवि वाला चाहिए, जिसको मैनिपुलेट कर पाना संभव ना हो, जो एक खास उद्योगपति के लिए हर जगह लॉबिंग करता हुआ नजर ना आए। देश को एक लॉबी करने वाले, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, देश को लॉबी करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, लॉबिंग करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। देश को वास्तव में एक निष्पक्ष, ईमानदार प्रधानमंत्री की और दूरदर्शी प्रधानमंत्री की जरूरत है। बस इतना ही कह सकता हूं। चलिए, अब इतना ही कह सकते हो आप, तो हम भी यही और क्या कह सकते हैं। हमें तो जितना कहना था कह दिया। इस देश की जनता को समझना होगा, आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लाइन में लगा दिया है, और पूरे देश में भयंकर कोहराम मचा हुआ है। देखना है इस कोहराम का असर क्या दिखेगा। पहले लोगों ने कहा कि गरीब मर रहा है, तो उन्होंने राशन दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि किसान मर रहा है, तो किसान सम्मान निधि दे दी। अब एलीट क्लास पे नंबर आया है, तो अब एलीट क्लास के लिए क्या मिलेगा, वो इंतजार करें। महिलाएं अभी ज्यादा विरोध पर उतरी, तो उन्हें जीविका दीदी योजना दे दी बिहार में। अब जिस राज्य में चुनाव होगा, वहां चाहे तो 10,000 रुपया लेके अपनी सभी योजनाओं का गला घोंट दो, या फिर आप पैसे न लेके, रेवड़ियां ना लेकर, रेवड़ियां देने वाले सभी दलों को चुनाव हरा दें, और फिर अपने देश को एक प्रगति के पथ पर ले जाएं, जीवित देश को ले जाएं। ऐसे अगर ज्यादा दिन रहा तो देश मृत होता चला जाएगा, देश की बड़ी बड़ी योजनाएं मृत होती चली जाएंगी, देश कंगाल हो जाएगा। भुखमरी का लक्षण साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अभी जो मीडिया काम कर रही है कि दिव्यांग व्यक्ति है जिसके नेत्र नहीं है, उसे डाकू आते दिखाई देख जाते हैं कि डाकू आ रहे हैं, ठीक उसी तरह इस मीडिया को दिख रहा है नेत्र नहीं है, इसने नेत्र अपने भींच लिए हैं, पता नहीं फोड़ लिए हैं, पता नहीं निकलवा दिए या नेत्र दान कर दिया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसे विकसित भारत की तस्वीर पता नहीं किस ग्रह से दिखती है, कौन से ड्रोन से दिखती है। क्या उसी ड्रोन से तो नहीं दिखती है जिस ड्रोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार रोज पकड़ लेते हैं? उसी ड्रोन से तो नहीं दिखती है जिसने 12 बिहार के पुल टूट कर गिर गए एक साल में, और वो ड्रोन वहां नहीं जा पाया
क्योंकि उस राज्य में उनकी सरकार थी। क्या उसी तरह दिखती है जिस राज्य के डिप्टी सीएम 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे और आज डिप्टी सीएम बने हुए? क्या उसी ड्रोन से तो नहीं इनकी भी निगाह चलती हो? तो फिलहाल प्रतीक्षा कीजिए और सच को सामने आने का इंतजार कीजिए। हम इसी तरह आपके सामने खबरें लाते रहेंगे। गुजारिश एक ही है कि खबर आगे बढ़ाने का कष्ट करें। ये कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा, वरना फिर ये आवाजें भी एक दिन बंद हो जाएंगी और आपको उन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा जो आंखें दिव्यांग हो चुकी हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरे नोट का जब सामने एक हेडर चल रहा हो तो फिर समझ में नहीं आता है कि नोट देख लें कि सच्ची खबरें देख लें। तो फिलहाल संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तमाम दर्शकों को नमस्कार और सोचिएगा जरूर, और अगर सोचकर आपके दिमाग में कुछ आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।